हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट सेट एंड जेआरएफ के पेपर टू कॉमर्स की बिजनेस फाइनेंस की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। बिजनेस फाइनेंस का ये लेक्चर नंबर 3 है। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 2 लेक्चर्स को मिस किया है तो मैं बिजनेस फाइनेंस और बाकी सारी ही यूनिट्स की प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जाइए वहां से जाके सारी यूनिट्स को लेक्चर बाय लेक्चर कवर कीजिए सो दैट आपको हर एक यूनिट अच्छे से समझ में आ जाए। कमिंग टू आज का हमारा बिजनेस फाइनेंस का लेक्चर, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लॉन्ग टर्म सोर्सेज क्या होते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या क्या होते हैं, कौन से टाइप के शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल रहते हैं हमारे पास। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू जो स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं, उन सबके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज पेपर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन से अपडेट्स आती हैं, लेक्चर से रिलेटेड कोई अपडेट्स आती हैं तो मैं आप सभी के साथ टेलीग्राम चैनल पे जरूर से शेयर करती हूँ। जाइए उस चीज का भी वहां से जाके बेनिफिट लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो है बेसिकली शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। राइट, तो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा शॉर्ट टर्म है क्या। मैंने एक्चुअली फर्स्ट लेक्चर जो बिजनेस फाइनेंस का था उसमें मैंने आपको समझाया था लॉन्ग टर्म क्या है, मीडियम टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है। राइट, बट एक बार फिर से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है। शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस किसके लिए यूज किया जाता है? रिकरिंग एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है। रिकरिंग यानी कि अगेन एंड अगेन, रिकरिंग यानी कि अगेन एंड अगेन। ये उन खर्चों के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस लगता है जो एक बिजनेस में बार बार आपको करने पड़ते हैं। राइट, और शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का पीरियड कितना रहता है? नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 साल से कम। यानी कि शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस कितना रहता है? कुछ महीने से लेके लगभग 1 साल तक। 1 साल से ज्यादा अगर है तो वो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में नहीं आ सकता है। यानी मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ कि लेस देन 1 ईयर, है ना। शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का पीरियड कैसा रहता है? लेस देन 1 ईयर। हर वो टाइप का फाइनेंस जो 1 साल के समय से कम के पीरियड के लिए अवेलेबल है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस कहते हैं। और ये बेसिकली रिलेटेड किससे रहता है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जो डे टू डे का खर्चा है कंपनी का, उससे रिलेटेड शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस रहता है। ठीक है, आई होप क्विकली आपको रिवाइज हो गया होगा शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है क्या। चलिए अब इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस पे चलते हैं, कैसे कैसे टाइप के शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल रहते हैं। तो सबसे पहला शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस जो हमारे पास अवेलेबल है वो है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट अपने नाम से क्लियर है, ये कैसा टाइप का क्रेडिट है? बी टू बी क्रेडिट है। बी टू बी यानी बिजनेस टू बिजनेस। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को क्या देता है? क्रेडिट देता है। राइट, इसमें क्या बोला गया है? इन विच अ कस्टमर can purchase goods without paying cash upfront and paying the supplier at the later scheduled date। आप क्या कर रहे हो? आप सपोज एक बिजनेस मैन हो, आप क्या कर रहे हो? आप अपने बिजनेस के लिए कुछ बोलते हैं ना, कुछ गुड्स परचेज कर रहे हो अपने सप्लायर से। तो आप क्या करोगे? सप्लायर को बोलोगे कि ठीक है आप मेरे को गुड्स भेज दो और उसके बदले में मैं आपको क्या करूंगा? पैसे आज नहीं दूंगा, लेकिन एक लेटर शेड्यूल डेट पे मैं आपको पैसे दे दूंगा। और वो लेटर शेड्यूल डेट क्या हो सकता है? मे बी किसी किसी बिजनेस में 30 डेज होता है, किसी में 60 डेज होता है, किसी में 90 डेज भी रहता है। यानी पैसे आप क्या कर रहे हो? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन के बाद दे रहे हो, लेकिन गुड्स आज के आज आपको मिल जा रहे हैं। राइट, तो ऐसे टाइप के फाइनेंस को ही क्या बोलते हैं? ट्रेड क्रेडिट। और इसको हम क्या बोलते हैं? ये 0% फाइनेंसिंग है। क्यों? क्योंकि आज आप गुड्स ले रहे हो सप्लायर से, पैसे आप कितने दे रहे हो? सपोज 30 दिन के बाद दे रहे हो, लेकिन 30 दिन तक जो आपने सामने वाले के सप्लायर के गुड्स यूज किए, उसके बदले में ना आप उसको पैसे दे रहे हो, ना 30 दिन का इंटरेस्ट दे रहे हो। राइट, जितने भी अमाउंट ऑफ गुड्स, जितने भी अमाउंट के आपने गुड्स अपने सप्लायर से परचेज किए हैं, उस अमाउंट पे आप सामने वाले को कोई भी
इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हो, यानी मैं बोल सकती हूँ 0% फाइनेंसिंग पे आपको क्या मिल रहा है, आपको ट्रेड क्रेडिट कैसे मिलता है, 0% फाइनेंसिंग पे मिलता है। यानी एक हिसाब से क्या हुआ, ट्रेड क्रेडिट एक बहुत ही अच्छा वे हुआ शॉर्ट टर्म फाइनेंस को गेन करने का। क्यों? क्योंकि पहली बात आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना, दूसरी बात आप आराम से 30, 60 या 90 दिन तक सामने वाले के गुड्स को यूज कर सकते हो, और आप सामने वाले को क्या करोगे, अपने सप्लायर को क्या करोगे, 30, 60 या मे बी 90 डेज के बाद, डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस टू बिजनेस, आप उनको क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे। सो दिस इज व्हाट इज ट्रेड क्रेडिट। कमिंग टू सेकेंड टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, जो है कमर्शियल पेपर। अब कमर्शियल पेपर क्या होते हैं, कमर्शियल पेपर बेसिकली अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट है। ये कैसा है, अनसिक्योर्ड है, और ये डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट इंस्ट्रूमेंट यानी कि जिसके थ्रू आप लोन देते हो, और ये कौन इशू करते हैं, ये इशू करते हैं बेसिकली कॉर्पोरेशंस। ये कौन इशू करता है, ये कॉर्पोरेशंस, आपकी कंपनीज जो रहती हैं वो क्या इशू करती है, कमर्शियल पेपर को इशू करती है। और ये अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड यानी अगर कोई कंपनी ने अगर कमर्शियल पेपर को इशू किया है और कल को वो आपके पैसे वापस नहीं दे रही है, तो आप क्या कर पाओगे, आप उनसे वो पैसे कभी भी वसूल नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसके पैसों के बदले में उन्होंने आपको कोई सिक्योरिटी तो दी ही नहीं है, कोई सिक्योरिटी को साइड करके रखा ही नहीं था, राइट। इट इज टिपिकली यूज टू फाइनेंस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। इसको किसके लिए यूज किया जाता है, ताकि आप अपनी जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है, मे बी आपको कुछ पेरोल पे करना है, कुछ आपके अकाउंट्स पेएबल हैं, कुछ इन्वेंट्री से रिलेटेड आपको कुछ पेमेंट करनी है, वो सब के लिए आप क्या कर सकते हो, कमर्शियल पेपर को रेस करके अपनी ये सारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सकते हो। ठीक है, कमर्शियल पेपर इन्वॉल्व्स अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी दैट इज टू बी रीपेड बाय अ स्पेसिफिक डेट। कोई पर्टिकुलर अमाउंट होगा, उसके बदले में आप कमर्शियल पेपर लोगे, और उसको रीपे किया कब रीपे किया जाएगा, कोई पर्टिकुलर डेट पे रीपे किया जाएगा। इसकी टर्म टू मेच्योरिटी क्या है, फ्रॉम 7 days to 1 year। कम से कम आप 7 दिन के लिए कमर्शियल पेपर्स को इश्यू कर सकते हो, और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 1 साल के लिए कमर्शियल पेपर्स को इश्यू कर सकते हो। ठीक है, कमर्शियल पेपर्स आर यूजुअली इशूड एट डिस्काउंट फ्रॉम द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से आप क्या करते हो, डिस्काउंट पे इशू करते हो। कैसे, सपोज मेरे कमर्शियल पेपर की वैल्यू है से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज। हाँ, जस्ट एक एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ। से फॉर एग्जांपल मेरे कमर्शियल पेपर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज। मैं उसको 100 रुपीज पे बेच रही हूँ क्या, नहीं, मैं उसको बेच रही हूँ से फॉर एग्जाम्पल 80 रुपीज पे। कितने पे बेच रही हूँ, 80 रुपीज पे। यानी मैंने क्या किया, मैंने कमर्शियल पेपर 20 रुपीज डिस्काउंट पे सेल किया, राइट। तो इसलिए बोला गया है कमर्शियल पेपर यूजुअली किस पे इशू होते हैं, डिस्काउंट पे इशू होते हैं, और इट रिफ्लेक्ट्स प्रिवेलिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट। और वो डिस्काउंट किस हिसाब से डिसाइड होता है कि कितने में बेचना है, वो डिसाइड होता है बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट। आज की डेट में, करंट सिनेरियो में मार्केट में कितना इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए था, वो इंटरेस्ट के बदले में वो आपको क्या करते हैं, उतने ही अमाउंट का आपको डिस्काउंट दे देते हैं, सो दैट आपका क्या हो सके, डिस्काउंट में ही आपका इंटरेस्ट एडजस्ट हो जाए, राइट। सो दिस इज व्हाट इज कमर्शियल पेपर। ठीक है, आई होप कमर्शियल पेपर क्या है ये आपको क्लियर है। कमिंग टू नेक्स्ट सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, जो है ओवरड्राफ्ट। अब ओवरड्राफ्ट क्या है, ओवरड्राफ्ट अगेन एक बैंक की क्रेडिट फैसिलिटी है, जिसमें आप अकाउंट होल्डर्स को क्या बोलते हो, विड्रॉ करने को बोलते हो, या हाई पे करने को बोलते हो। देन व्हाट इज द अमाउंट अवेलेबल इन देयर करंट अकाउंट। आपकी जो करंट अकाउंट है उसमें जितना पैसा पड़ा है, अगर आप उस पैसे से ज्यादा भी पे करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप बैंक से ओडी की यानी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। बट खासियत क्या है कि आपके करंट अकाउंट होल्डर्स जो भी हैं, जो भी बिजनेसेस के अकाउंट है, उनको क्या मिलता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। क्यों? ताकि वो क्या कर सके, अपने अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है उससे ज्यादा वो लोग क्या कर सके, पे ऑफ कर सके। ठीक है, इसके बदले में बैंक क्या करती है, एक इनिशियली चार्ज करती है आपसे प्रोसेसिंग फी फॉर द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और देन वो क्या करती है, इम्पोज करती है इंटरेस्ट ऑन द सम ओवरड्रॉन और द बोरोड अमाउंट। आपके ऊपर इंटरेस्ट किस पे चार्ज करती है, जितना पैसा आपने ओवरड्रॉ किया है। सपोज मेरा ओवरड्रॉ किया हुआ है 50,000, तो बैंक मुझसे किस पे पैसा चार्ज करेगी, 50,000 पे, क्योंकि मैंने उतना ही पैसा क्या किया है, ओवरड्रॉ किया है।
ठीक है। और इसकी लिमिट कैसे डिसाइड होती है? द प्री डिटरमाइंड लिमिट डिफर्स फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप विद द बैंक। आपका बैंक के साथ रिलेशनशिप क्या है, आप एज अ कस्टमर, आपका बिजनेस कितना बड़ा या छोटा है, उसके हिसाब से क्या होता है, उसके हिसाब से आपकी ओवरड्राफ्ट की जो लिमिट है वो डिसाइड हो सकती है। किसी की 50 हो सकती है, किसी की 1 लाख हो सकती है, किसी की 2 लाख हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस टू बिजनेस, कस्टमर टू कस्टमर, आपका रिलेशनशिप कैसा है बैंक के साथ, उसके हिसाब से आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट वेरी करती रहेगी। ठीक है। द कस्टमर्स क्रेडिट हिस्ट्री एंड क्रेडिट रेटिंग्स आर क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग ऑथोराइज्ड लिमिट्स ऑन द अमाउंट दैट कैन बी ओवरड्रॉन। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, आपकी रेटिंग कैसी है, क्रेडिट रेटिंग्स कैसी है, उस हिसाब से डिसाइड होता है कि बैंक्स आपको कितना ओवरड्राफ्ट का अमाउंट सैंक्शन करने वाली है। ठीक है। इससे क्या होता है, इससे जो अकाउंट होल्डर होता है वो सेव हो जाता है फ्रॉम एनकाउंटरिंग अ बाउंस्ड चेक। अगर आपने कोई चेक, आपके बिजनेस ने कोई चेक किसी को दिया है और आपके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, तो क्या होगा, आपका बाउंस होने से चेक बच जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लोगे और आप इजीली क्या कर सकते हो, सामने वाले को चेक के थ्रू पेमेंट कर पाओगे और आपको बाउंस होने की भी, आपके चेक को बाउंस होने की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइट। सो दिस इज व्हाट इज ओवरड्राफ्ट। कमिंग टू नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है कैश क्रेडिट, जिसको आप सीसी भी बोलते हो। राइट। कैश क्रेडिट को हम वर्किंग कैपिटल लोन्स भी बोलते हैं। क्यों? एज ए फंड द इंस्टेंट कैश रिक्वायरमेंट्स। आपके बिजनेस की जो एकदम फटाफट से आपको कुछ कैश चाहिए या आपको कुछ करंट एसेट्स परचेज करनी है, उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप कैश क्रेडिट्स का यूज कर सकते हो। बोरोइंग लिमिट जो भी होती है, बोरोइंग लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल फॉर क्रेडिट फॉर द कंपनी वेरीज बिटवीन कमर्शियल बैंक्स। आप कितना पैसा सीसी के तौर पे बोरो कर सकते हो बैंक से, वो डिफर करेगा फ्रॉम वन कमर्शियल बैंक टू अनदर। हो सकता है कोई कमर्शियल बैंक आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट दे, कोई और हो सकता है उससे कम दे, या कोई और हो सकता है उससे ज्यादा दे। तो वो जो अमाउंट है सीसी का वो वेरी करता है फ्रॉम बैंक टू बैंक। और यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे चार्ज होता है? द इंटरेस्ट चार्ज इज ऑन द डेली क्लोजिंग बैलेंस इंस्टीड ऑफ द अपर बोरोइंग लिमिट। ठीक है। सो दैट द रीपेमेंट इज ओनली ऑन द अमाउंट स्पेंट फ्रॉम द अवेलेबल लिमिट। सपोज मेरे को ना सीसी की लिमिट दी हुई है, से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज। कितनी दी हुई है मेरे को? सीसी की जो लिमिट दी हुई है, मैं 1 लाख रुपीज क्या कर सकती हूँ, सीसी के तौर पे बैंक से ले सकती हूँ। लेकिन मैंने क्या दिया, मैंने क्या किया, सिर्फ सीसी अकाउंट से 50,000 ही यूज किया। कितना यूज किया? 50,000। तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा 50,000 पे। किस पे लगेगा? 50,000 पे। यानी जितना आपने कैश क्रेडिट यूज किया है, जितना आपने अमाउंट स्पेंड किया है, उसी पे लगेगा, ना कि आपकी अपर बोरोइंग लिमिट पे। आपकी बोरोइंग लिमिट कितनी थी? आपकी बोरोइंग लिमिट कितनी थी? 1 लाख रुपीज। लेकिन आपको आपने कितना यूज किया था? 1 लाख रुपीज में से 50,000 यूज किया था। तो आपका इंटरेस्ट किस पे लगेगा? आपका इंटरेस्ट लगेगा 50,000 पे, ना कि 1 लाख पे। ठीक है। तो यही इस लाइन का मीनिंग था कि आपकी बोरोइंग लिमिट पे नहीं लगेगा इंटरेस्ट, लेकिन आपके अमाउंट जो आपने विड्रॉ किया है उस पे लगेगा। कैश क्रेडिट क्या हुआ? कैश क्रेडिट एक टाइप का लोन है जिसके अगेंस्ट बैंक क्या कर सकती है? कोलेट्रल भी डिमांड कर सकती है, आपसे कुछ सिक्योरिटी भी डिमांड कर सकती है। अब कैश क्रेडिट क्या है? कैश क्रेडिट है सिमिलर टू ओवरड्राफ्ट, जो हम ओडी ऊपर पढ़ के आए थे, ये उससे सिमिलर ही है। क्यों? लेकिन इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि कैश क्रेडिट शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं एज कंपेयर टू ओवरड्राफ्ट, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है वो भी ओवरड्राफ्ट से तो कम ही रहता है। ठीक है। और कैश क्रेडिट कौन यूज करता है? कैश क्रेडिट आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं, बिजनेसेस यूज करते हैं, जिनके पास भी कोलैटरल होता है, ताकि वो क्या कर सके, लोन के तौर पे पैसा ले सके। ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में डिफरेंस क्या है? दो डिफरेंस है। एक तो पीरियड का, कैश क्रेडिट क्या है, ओवरड्राफ्ट से भी कम पीरियड के लिए अवेलेबल होता है। सेकेंड, कैश क्रेडिट में क्या होता है, आप क्या करते हो, जो इंटरेस्ट पे करते हो वो क्या रहता है, ओवरड्राफ्ट से कम रहता है। राइट। आई होप आपको ओवरड्राफ्ट क्या है, कैश क्रेडिट क्या है, वो अच्छे से क्लियर है। कमिंग टू नेक्स्ट शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है बिल्स डिस्काउंटेड। अब बिल डिस्काउंटिंग क्या रहता है? अगेन ये शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जहाँ पे आप क्या करते हो, सेल करते हो अनपेड इनवॉइसेस को ड्यू ऑन अ फ्यूचर डेट। आप क्या करते हो, जो भी आपके अनपेड इनवॉइसेस हैं, जो भी आपके पास बिल्स पड़े हैं, ठीक है, जो अभी तक अनपेड है, अनपेड है यानी कि जिसपे अभी तक आपको पैसे मिले नहीं है और उसकी ड्यू डेट कभी है, कोई फ्यूचर डेट को है। ठीक है।
टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन लियो ऑफ अ कमीशन। से फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, गुड्स अपने किसी कस्टमर को सेल किए और कस्टमर ने क्या किया, बिल डिस्काउंटिंग पे बिल पे साइन कर दिया कि ठीक है 90 डेज के बाद मैं क्या करूंगा, आपका बिल रीपे कर दूंगा। अब मैं एज अ सप्लायर क्या हूँ, मेरे पास तो पैसे आज आने वाले नहीं है, मेरे पास तो पैसे कब आएंगे, 90 डेज के बाद आएंगे। तो मैं क्या करूंगी, वही बिल उठा के क्या कर दूंगी, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सेल कर दूंगी और उसके बदले में क्या मिलेगा, मेरे को मेरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन उसके बदले में वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमसे क्या लेते हैं, कमीशन लेते हैं। कमीशन यानी सपोज 10,000 का बिल है तो वो क्या करेंगे, आज के आज आपको 9,500 दे देंगे और 500 वो चार्ज कर देंगे आपसे कमीशन। क्यों, क्योंकि वो जो 9,500 दे रहे हैं आपको, वो एक्चुअली आज आपको मिलने वाले थे क्या, नहीं, वो पूरे के पूरे 10,000 तो आपको 3 महीने बाद मिलने वाले थे, 90 डेज बाद मिलने वाले थे। लेकिन क्योंकि वो बैंक, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आज ही आपको पूरे पैसे दे रहा है, तो वो थोड़ा बहुत कमीशन आपसे कट करता है ताकि वो क्या कर सके, आपको पैसे भी दे सके और खुद का बेनिफिट भी ले सके। यहाँ पे बैंक क्या करती है, यहाँ पे बैंक आपसे परचेज करती है वो बिल को बिफोर इट्स ड्यू डेट एंड क्रेडिट्स द बिल्स वैल्यू आफ्टर अ डिस्काउंट चार्ज टू द कस्टमर्स अकाउंट। आपसे क्या लेती है, आपसे बिल परचेज करती है ड्यू डेट से पहले ही और पूरा का पूरा पैसा आपको नहीं देगी, बिल में से कुछ अमाउंट डिस्काउंट कट कर देगी, बाकी पूरा अमाउंट आपको क्या दे देगी, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। ठीक है, और जब ड्यू डेट आएगी द बैंक विल रियलाइज द बिल अमाउंट ऑन द बिल्स ड्यू डेट डायरेक्टली फ्रॉम द डेटर। आपके जिस कस्टमर ने वो बिल को साइन किया था, अब बैंक क्या करेगी, ड्यू डेट पे 90 डेज के बाद बैंक को पैसा किससे लेगी, आपके कस्टमर से खुद ही जाके ले लेगी। ठीक है, दिस हेल्प्स द ट्रेडर्स ऑप्टिमाइज देयर कैश फ्लो एंड बिजनेस पेमेंट साइकिल्स विदाउट डिस्टर्बिंग देयर बैलेंस शीट। आप क्या कर लेते हो, इजीली अपने कैश फ्लो को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, जो भी लेंडर्स है वो कितने डेज तक के लिए ये देते हैं, 180 डेज तक के लिए बिजनेस डिस्काउंट बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज को क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये यूजुअली कितने डेज तक के लिए लेंड करते हैं, 180 डेज के पीरियड के लिए लेंड कर देते हैं। ठीक है, आई होप बिल डिस्काउंटिंग क्या है ये अच्छे से क्लियर है। सिंपल में बोलूँ तो बिल डिस्काउंटिंग में क्या है, आप सप्लायर हो, आपका एक कस्टमर है, डेटर है, आपका कस्टमर आपका डेटा क्या कर रहा है, आपसे कोई चीज ले रहा है और उसके बदले में वो आपको बिल दे देता है, बिल साइन करके दे देता है कि ठीक है मैं 90 डेज बाद, 30 डेज बाद या जितने भी दिन के बाद मैं आपको आपके पैसे दे दूंगा इस बिल के बदले में, राइट। अब मुझे तो क्या चाहिए, मुझे एज ए सप्लायर तो पैसे सपोज कल के कल चाहिए, तो अब मेरे को मेरा डेटर जो है, मेरा जो कस्टमर है, वो तो कल के कल नहीं देगा, तो मैं क्या करूंगी, वही बिल बैंक के पास लेके जाऊंगी, डिस्काउंटिंग कराऊंगी, जिसके बदले में बैंक क्या करेगी, थोड़ा बहुत कमीशन चार्ज कर लेगी। वो कमीशन जितना पैसा काट के बाकी पूरा पैसा मुझे आज के आज अकाउंट में दे देगी ड्यू डेट से पहले पहले। और जब फ्यूचर में ड्यू डेट आएगी तो पूरा का पूरा पैसा वो मेरे डेटर से, मेरे कस्टमर से ले लेगी। उसे ही हम कहते हैं बिल डिस्काउंटिंग, राइट। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जिसको आप सीडी भी बोलते हो। ठीक है, ये एग्रीमेंट रहता है बिटवीन द डिपॉजिटर एंड द बैंक वेयर अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ मनी इज फिक्स फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। आप क्या कर रहे हो, एक डिपॉजिटर है, एक बैंक है, और आप क्या करते हो, एक अमाउंट ऑफ मनी वहां पे रख देते हो फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं वो नॉर्मली कौन इशू करता है, वो नॉर्मली इशू करती है एफडीआईसी। कौन इशू करता है, एफडीआईसी। एफडीआईसी का फुल फॉर्म क्या है, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये इशू करती है और इनको रेगुलेट कौन करता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को आरबीआई रेगुलेट करती है। कौन रेगुलेट करती है, आरबीआई। ठीक है, द इंटरेस्ट, हाँ। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कैसे इशू होते हैं, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इशू होती है। डीमटेरियलाइज यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू होते हैं। इवन कुछ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कौन इशू करता है, कमर्शियल बैंक्स भी इशू करती हैं। और इनकी मेच्योरिटी कैसे रहती है, रेंजिंग फ्रॉम 7 days to 1 year। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स को इशू कर सकते हैं और इनकी जो मेच्योरिटी रहती है वो रेंज करती है फ्रॉम 1 to 3 years। ठीक है, अगर बैंक इशू करेगी तो कितना होगा, 7 days to 1 year। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करेंगे तो फिर वो मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस बन जाएगा, राइट, क्योंकि उनकी वैलिडिटी कैसी है, 1 year to 3 years के लिए।
अगर बैंक इशू करती है तो वो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, लेकिन अगर वही चीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को, तो वो मीडियम सोर्स ऑफ फाइनेंस बन जाएगा, क्योंकि उनकी मेच्योरिटी है 1 to 3 years। ठीक है। अ सीडी कैन बी इशूड टू अ सिंगल इशूअर फॉर अ मिनिमम ऑफ 1 लाख एंड इट्स मल्टीपल्स। कम से कम 1 लाख या उसके मल्टीपल्स में ही आप क्या कर सकते हो, सीडीज को इशू कर सकते हो। और इसको आप इशू कैसे कर सकते हो, डिस्काउंटेड रेट ऑन द फेस वैल्यू। ठीक है। यहाँ कभी कभी कुछ कुछ बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे इशू करती है, फ्लोटेटिंग रेट बेसिस। फ्लोटेटिंग रेट बेसिस यानी कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट रेट वो चेंज होके भी आप क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो। ठीक है। आई होप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या है ये भी अच्छे से क्लियर है। सो थैंक यू। आई होप आपको शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है वो अच्छे से क्लियर है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।